हाय रे, आजकल तो एक कमरे में दो सगी बहन ना रहे। ऐसे में देवरानी जिठानी को साथ रहना पड़ जाए तो देखते हैं। देखो दोनों ईना और टीना, साफ साफ बोल रही हूँ। मेरे दोनों बेटे गए हैं विदेश पैसा कमाने। यहाँ तुम दोनों दो कमरे इस्तेमाल करके बिजली फूंको, इसलिए मैंने छोटी तेरा कमरा दे दिया है किराए पर। जब तक मेरे दोनों बेटे वापस नहीं आ जाते, दोनों एक कमरे में रहोगी, ठीक है? पहली बात तो माँ जी, हमें ईना टीना बुलाना बंद करिए। मेरा नाम रमा और इसका नाम ज्योति है। अरे रमा ज्योति हो या ईना टीना मैं नहीं जानती। मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि एक कमरे में गुजारा करो जब तक मेरे दोनों बेटे वापस नहीं आ जाते। सासू माँ, आप जानती है ना, दीदी के साथ मेरी थोड़ी कम ही पड़ती है। ऐसे में एक कमरे में रहना मेरे तो बस की नहीं है। हाँ तो मायके चली जा, जा मायके। नहीं नहीं, ये मायके जाएगी तो घर का काम क्या मैं अकेले करूंगी? ना जी ना। सासू माँ, आपको दिक्कत क्या है? कैसे शादीशुदा दो औरतें एक कमरे में रहेंगी? जैसे मेरे दोनों बेटे विदेश में अकेले साथ रहेंगे। लेकिन वो दोनों तो भाई भाई है ना माँ जी। वो सब मैं नहीं जानती, जो कहा है वो करो। अब जेठानी देवरानी करती भी तो क्या, मान लेती है सास की बात। फिर दीदी, मैं ना पलंग अलग करूंगी। वो क्या है ना, रात में मेरी लात मारने की आदत है। हाँ, और लात खाने की भी। क्या क्या कहा? मैं किससे लात खाती हूँ? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। वो क्या है ना, अच्छा ठीक है, अलग कर लो बस। वैसे भी मेरे मायके का बेड है तो मजबूत। मेरे पापा ने भी कम मजबूत बेड नहीं दिया था। तभी तो ससुर जी ने कानी उंगली से उठाकर बाहर कर दिया था। कोई इस कमरे से बेड हटाकर दिखा तो दे। तभी देवरानी हाथों से दोनों बेड को अलग कर देती है। भाभी, कर दिया। अब बताओ, कोई पुरस्कार भी रखा था क्या अलग करने वालों के लिए? हाँ हाँ ठीक है, शादी को इतने साल भी तो हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, कपड़े ना उधर वाली अलमारी में रख देना। अब दो जानी दुश्मन एक कमरे में शिफ्ट हो चुके थे। सोने तक तो मामला ठीक था, लेकिन रात में पति के फोन में घर की बुराई भलाई अब कैसे होगी, ये सबसे बड़ी समस्या थी। वो क्या है ना, मुझे पसंद नहीं है कि मैं और ये बात करे तो कोई सुने। अब एक कमरे में तो ये दिक्कत ही होगी ना। हाँ, जैसे मेरे पति का फोन आता है तो मैं लाउड स्पीकर में डालकर मोहल्ले को सुनाती हूँ। देखिए दीदी, मुझे भी पसंद नहीं है कि इनके फोन के बीच में कोई डिस्टर्ब करे। तो ठीक है ना, कमरा तो मेरा है, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे पति का फोन आए तो निकल जाना बाहर। हाय रे, देवरानी को तो ये बात किसी तीर से कम नहीं लगती। वो जोर जोर से चिल्लाती है और बाहर निकलकर अपने कमरे में जाती है। लेकिन उसके कमरे का दरवाजा कोई और औरत खोलती है। क्या है, कौन हो और क्यों चिल्ला रही हो मेरे कमरे के सामने? तेरे कमरे के सामने? अब ये मेरा कमरा है, चल निकल बाहर। ओए, पूरे 5,000 दिए इस कमरे के उस बुढ़िया को। और हाँ, मेरे पति के साथ मैं कोई बात कर रही हूँ। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे पति और मेरे पीछे आए, समझी? ये बोलकर वो जोर से देवरानी के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। देवरानी सास को देखती है, जो सामने खड़ी होकर थूक लगा लगा कर नोट गिन रही थी। बुढ़िया को तो बस नोट चाहिए, फिर दुनिया कहीं भी जाए। वो पैर पटकती जेठानी के कमरे में जाती है, जहां दरवाजा बंद होता है। लगता है जेठ जी का फोन आ गया। हाय रे, मैं क्या करूं? क्या पापा कहाँ शादी कर दी, जाहिल गंवारों के बीच। देवरानी भी बाहर जाकर पति से बात करती है और उसे सारी बात बताती है। हाय रे मेरी रसमलाई, तेरे लिए तो मैं यहाँ अमेरिका में बंगला बनाऊंगा। मेरी जान, बस कुछ महीने माँ को मैनेज कर ले, फिर तो तेरे लिए पूरा ताजमहल खड़ा कर दूंगा। देवरानी भी पति की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और सोच लेती है कि जब तक वो पति के साथ नहीं हो जाती तब तक तो मैनेज करना ही होगा।
वो बाहर लॉन के गार्डन में बैठ जाती है कि तभी खिड़की से जेठानी आवाज लगाती है। लॉन का सैर सपाटा हो चुका है तो थोड़ी देर के लिए ऊपर भी आ जाओ। सो जाओ, नहीं तो कल को कहोगी जिठानी ने कमरे से निकाल दिया। देवरानी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करे, वो कमरे में जाती है और सो जाती है। वो सो ही रही होती है कि सुबह के ठीक 5 बजे जेठानी जोर से पाती है। देवरानी हड़बड़ाकर उठ जाती है। नहीं नहीं भागो, पड़ोसी देश ने हमला कर दिया है, हमारे ऊपर बम फेंके जा रहे हैं, भागो भागो यहाँ से। अरे चुप हो जा, हल्की सी गैस निकल गई थी, सो जा, कुछ नहीं हुआ। देवरानी लाइट जलाती है। पूरा कमरा बदबू मार रहा था। हल्की सी गैस, तब ये हाल था। मुझे तो लगा हमारे देश में भी हमला हो गया है, पड़ोसी देश ने बम फेंक दिया। मैं तो डर गई थी हल्की सी गैस में। क्या होता अगर आप जोर से पाती। ओए नौटंकी, शांत हो जा, कोई ऐसी बात नहीं है, सो जा। लेकिन देवरानी को कहाँ नींद आने वाली थी। सारी सुबह किसी तरह करवट में गुजरती है। अगली सुबह देवरानी सासू माँ के पास जाती है। देखिए सासू माँ, एक तो मेरे पति साथ नहीं है, ऊपर से ये तुगलकी फरमान कि दीदी के साथ एक कमरे में रहूं, मुझसे नहीं हो रहा। तो मायके चली जा, रोहन आ जाएगा तो बुला लेंगे। नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, ये जाएगी तो घर का सारा काम कौन करेगा। भाभी प्लीज जाने दो ना मुझे। रात को भैया का फोन आता है तो आप मुझे बाहर कर देती हो, सुबह गंदे गंदे बात कर डरा कर उठा देती हो। भाभी प्लीज प्लीज जाने दो ना मायके। अरे उस बेचारे की उम्र हो गई है, गैस पर कंट्रोल नहीं रहता तो क्या उसका मजाक बनाएगी तू। बात तो सही है माँ जी, गैस में कंट्रोल नहीं है, लेकिन उम्र तो वैसे बाली ही है मेरी। देवरानी सास बहू का ड्रामा देखती है कि तभी उसके फोन पर पति का मैसेज आता है। हाय रे, कितने बड़े घर की फोटो, लग रहा है ये खरीद रहे हैं। मैं तो चली अमेरिका। इनमें से तो मैं किसी को ना ले जाऊं। बड़ी बहू, लग रहा है छोटी पागल हो गई है, तभी खड़े खड़े हंस रही है। तो जा कमरे में। छोटी भी सोच लेती है कि चलो ना, थोड़े दिन की तो बात है, फिर तो अमेरिका में आराम ही आराम है। फिर एक रोज, हाय री, मेरी अलमारी से मेरी लाल साड़ी गायब है, कहाँ गई? कितनी महंगी साड़ी थी, कहाँ चली गई? तभी उसकी नजर जिठानी पर पड़ती है, जो उसकी लाल साड़ी पहनकर खड़ी होती है। अरे क्या हो गया छोटी, क्यों परेशान हो? वो क्या है ना, कुछ नहीं, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर मैं कहाँ, आप लोग कहाँ, क्यों? कहाँ का क्या मतलब है? देवर जी को छोड़कर किसी और के साथ जा रही हो क्या तुम? देवरानी को तो जेठानी की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो तो आप ही छोड़ रही होंगी जेठ जी को, जो मुझे कह रही हो। दोनों की लड़ाई में सास बीच में आ जाती है। क्या है, क्या मजाक बना रखा है? दोनों कमरे में जाओ, नहीं तो दोनों को घर से बाहर कर दूंगी। फिर सीधे तलाक के कागज पहुंचेंगे दोनों के घर में। दोनों बहुएं डर के मारे कमरे में चली जाती है। वहां जाकर, तुझे तो मैं इस घर में देखना भी नहीं चाहती हूँ। एक बार, बस एक बार मैं बाहर चली जाऊं, फिर निपटूंगी तुम लोगों से। आप बाहर कहाँ जाओगी? आपको तो बड़ी बहू होने का फर्ज निभाना है, सासू माँ को देखना है मरते दम तक। मैं तो चली अमेरिका। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। अरे शादी के 13 साल निकाल दिए बुढ़िया को देखने में, तुझे आए जुम्मा जुम्मा 2 साल नहीं हुए। तू बताएगी मुझे कि क्या करना है मुझे? भाई मैं तो चली पति के पास, समझी? ओह, तो लग रहा है कि जेठ जी ने भी इन्हें अमेरिका के सपने दिखा रखे हैं। लेकिन मैं तो नहीं रहूंगी यहाँ, कुछ तो करना ही होगा। डायरेक्ट बात करती हूँ। देवरानी जेठानी के पास जाती है। देखिए दीदी, अमेरिका ये गए थे, भाई साहब तो बस साथ गए हैं इनको सेटल करने। अब ये क्या नया नाटक है कि आप भी अमेरिका जाएंगी?
तो क्या हो गया? इस घर में बहुत काम कर लिया मैंने। तू भी बहू है, तेरा भी फर्ज है, मैं ही क्यों पीसती रहूं? अरे क्या हो गया? क्या पीसना है? पीस लो ना। और हाँ, मिक्सी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जो मजा हाथ से पीसे मसाले का है वो मिक्सी का कहाँ। लो, अब इनका अलग ही राग शुरू। देवरानी कमरे में आ जाती है और सोचने लगती है कि कैसे जेठानी पर लगाम लगाया जाए। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। देख छोटी, मैं बड़ी हूं तो राज भी मेरा ही चलेगा, समझी? ना मायके जाना है और ना ही अमेरिका। यहीं रहो, घर का काम करो और सास की सेवा, समझी? चलो, मुझे नींद आ रही है, कमरे से बाहर जाओ। क्यों जाओ कमरे से बाहर? अभी तो जेठ जी का फोन भी नहीं आया। आ गया है, होल्ड में है। जाओ ना, बाहर निकलो अभी। देवरानी बाहर खड़ी हो जाती है। थोड़ी ही देर में अंदर से जेठानी की आवाज आती है। हाँ हाँ, हो गई बात, आजा अंदर। देवरानी अंदर जाती है। उसे शक होता है कि हो ना हो दाल में कुछ काला है। वो जैसे ही अंदर आती है, जेठानी मुंह पर चादर लेकर सो जाती है। क्या बात है जो दीदी जेठ जी से बात करने के बाद अपना मुंह नहीं दिखा रही? कोई तो बात है। वो बाथरूम में जाती है जहां उसे एक नीले रंग की डिब्बी दिखती है। जेठानी चादर के अंदर से ही कहती है, छोटी, कमरा शेयर करने की बात हुई थी, बाथरूम नहीं। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरा बाथरूम इस्तेमाल करे, बाहर निकल वहां से। लेकिन तब तक देवरानी वो डिब्बी खोल चुकी थी जिसमें रखे थे जेठानी के नकली दांत। हाय दैया, दीदी दांत नकली है आपके? अब तो मैं ये बात सबको बताऊंगी। जेठानी अब चादर के बाहर आती है और मुंह बुढ़ी जैसा बिना दांत का वो देवरानी से कहती है, छोटी, नाना किसी को ना कहना, वरना ये तो मुझसे तलाक ले लेंगे। माँ जी भी धक्के निकाल कर घर से बाहर कर देंगी। तो फिर आज से मैं जो बोलूंगी वैसा ही करना है। कल मैं चली मायके, फिर जाऊंगी अमेरिका। बोलो हाँ। जैसी तेरी मर्जी, हाँ चली जाना, लेकिन ये राज राज ही रहे। शोभा के इकलौते बेटे साहिल ने एक फैशनेबल लड़की विभा से लव मैरिज कर ली और उसे अपने घर ले आया। उसकी माँ ने दोनों को देखा तो बोलने लगी, अरे साहिल, ये किस नाटक वाले को ले आया तू? और इसने ये इतने छोटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? माँ, ये नाटक वाली नहीं, आपकी बहू है। मैंने इससे शादी कर ली है। विभा, माँ के पैर छुओ। कम ऑन साहिल, मैं किसी के पैर नहीं छू सकती। विभा, ये हमारा कल्चर है, घर के बड़ों के पैर छूते हैं। ओके साहिल। विभा जैसे ही शोभा के पैर छूने के लिए झुकी तो शोभा ने उसे डांटते हुए कहा, चल हट यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। न जाने कहाँ से इसे उठा लाया है। तेरे लिए लड़कियों की कमी थी क्या, जो ऐसी लड़की को ले आया? हमारे घर के संस्कारों के बारे में तो सोच लेता, लोग क्या कहेंगे? माँ, आप भी कैसे पुराने जमाने की बात कर रही हो? आप कपड़ों और भाषा से किसी के संस्कारों को जज नहीं कर सकती। साहिल ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहाँ कुछ मानने वाली थी। शोभा अपनी बहू के कपड़ों और स्टाइल की वजह से हमेशा उसके कैरेक्टर पर टिप्पणी करती रहती। एक दिन विभा अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाई। गुड मॉर्निंग मॉम, ये आपकी टी। ऐ छोरी, तुझ में संस्कार नाम की चीज है या नहीं? गुड मॉर्निंग ना बोला कर मुझे। हमारे यहाँ बहुएं पैर छूती है और तूने ये कैसे कपड़े पहने? देख जरा मेरी बेटी रानी को, सीधे सादे कपड़े पहनती है वो। मॉम, आपकी बेटी को फैशन के बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। उसी तो आप तंबू भी दे देंगी ना तो वो तंबू भी पहन लेंगी। देखो माँ, भाभी कैसे मेरा मजाक उड़ा रही हैं। रानी, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, मगर जरा देखो खुद को, कैसी लग रही हो। तुम्हें फैशन का बिल्कुल भी सेंस नहीं है। कुछ तो लड़कियों वाली हरकतें किया करो। चलो कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, सब सिखा दूंगी।
इतना कहकर विभा वहां से चली जाती है और रानी सोचने लगती है, भाभी आपने मेरा मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। अब देखो मैं कैसे आपको इस घर से बाहर निकालती हूँ। अब रानी हर समय अपनी भाभी की कमियां ढूंढने में लगी रहती। रानी की माँ तो विभा से नफरत करती ही थी, लेकिन घर से निकालने के लिए जरूरी था कि साहिल भी विभा से नफरत करे। एक दिन घर में पूजा हो रही थी। घर के सभी सदस्य पूजा में शामिल हुए, लेकिन विभा नहीं हुई। जब पूजा खत्म हुई तो रानी ने कहा, भैया माना कि भाभी फैशनेबल हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भगवान में बिल्कुल आस्था ना रखे। उन्हें पूजा में तो आना चाहिए था ना। हाँ बेटा, तूने अपनी मर्जी से शादी तो कर ली, अब अपनी मॉडल बहू को घर के तौर तरीके तो सिखा दे। अपनी बहन और माँ की बात सुनकर साहिल विभा के पास गया और उससे कहने लगा, विभा, आज घर में पूजा थी, तुम क्यों नहीं आई पूजा में? पता है लोग कितनी बातें बना रहे थे। माय डियर हस्बैंड, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जरूरी नहीं कि भगवान को खुश करने के लिए पूजा में शामिल होना पड़े। जब भगवान को दिल से याद कर लो ना तो बस उसी समय होगी उनकी पूजा। विभा, तुम शब्दों के जाल में मुझे मत फंसाओ। मैं जानता हूं तुम इन सब चीजों को नहीं मानती, लेकिन तुम माँ की खुशी के लिए ही चली जाती। कम ऑन डार्लिंग, तुम तो छोटी सी बात को खींच रहे हो। मुझे पूजा में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे किसी ने बताया ही नहीं पूजा के बारे में। अगर माया रानी बता देती तो मैं चली जाती। इसी तरह दोनों में काफी देर तक बहस चलती रही। अब विभा की ननद और सास किसी न किसी बात पर दोनों का झगड़ा करवाती रहती। जो भी शोभा के घर आता तो वो उसके सामने अपनी बेटी और बहू की तुलना करती। एक दिन उनके घर पर उनकी पड़ोसन आई। शोभा बहन कैसी हो? कहाँ है आपकी फिरंगी बहू? अरे घूम रही होगी आधे कपड़े पहनकर कहीं। जब से आई है जीना हराम कर दिया है। शोभा बहन, वैसे जो भी हो, आपके बेटे साहिल ने ऐसे लड़के से शादी करके सही नहीं किया। आपके घर में सब कितने संस्कारी हैं। आपने अपनी खुद की बेटी की कितनी अच्छी परवरिश की है, और आपकी बहू, उसके तो पूरे मोहल्ले में चर्चे हैं। हाँ बहन, बात तो सही कह रही हो। एक मेरी बहू है जिसे ना बात करने का तरीका आता है, ना कपड़े पहनने की तमीज है, और एक मेरी बेटी है, संस्कारी, सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न है मेरी बेटी। आप तो जल्द से जल्द बस अपनी बेटी की शादी करने के बारे में सोचो। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहू के चक्कर में आपकी बेटी से कोई शादी ही ना करे। पड़ोसन की बात शोभा के दिमाग में बैठ जाती है और वो रानी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। एक दिन शोभा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। माँ, क्या हो गया है आपको? आप दिन भर अपने कमरे में लेटी क्यों रहती हो? अरे पता नहीं बेटी क्या हो गया है, कई दिन हो गए बुखार आ रहा है। मॉम, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऐसे तो आपकी हेल्थ खराब होती जाएगी। ओ अंग्रेजन, अपनी अंग्रेजी अपने पास रख। माँ किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। मैं अभी माँ को काढ़ा बना कर देती हूँ, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन रानी, डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके बता देगा कि मॉम का फीवर क्यों नहीं उतर रहा। इसी तरह कई दिन हो गए। शोभा का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था और रानी उन्हें डॉक्टर के पास जाने नहीं दे रही थी। एक दिन विभा रानी को बिना बताए शोभा को डॉक्टर के पास ले गई। शोभा को 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इसी बीच विभा ने अपनी सास की बहुत देखभाल की, लेकिन रानी एक बार भी अपनी माँ से मिलने नहीं आई। बहू, मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी, लेकिन रानी मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई। डोंट वरी मॉम, घर में कोई नहीं है ना, तो वो घर में ही रहती है। अब डॉक्टर ने बोला है कि आप घर आ सकती हैं, तो आप ज़्यादा सोचिए मत। अब शोभा को पहली बार अपनी बेटी और बहू के संस्कारों के बीच का अंतर पता चला। शोभा अपनी बहू को प्यार करने लगी। एक दिन शोभा ने विभा से कहा,
बहू, आज शाम को लड़के वाले रानी को देखने आ रहे हैं। रानी और तुम बाजार चली जाओ, खाने का कुछ सामान और रानी के लिए अच्छी सी साड़ी लेकर आना। माँ, मैं भाभी के साथ नहीं जाऊंगी। वो साड़ी दिलाने की जगह कोई स्कर्ट या जींस दिलाकर ले आएंगी। बहू, तो इसे साड़ी ही दिलाकर लाना, ठीक है कि मॉम। रानी और विभा मार्केट के लिए निकल जाती हैं, लेकिन रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। पूछने पर पता चला कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। विभा और रानी ने कार के पास जाकर देखा तो एक लड़का बहुत बुरी तरह से जख्मी पड़ा था। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। लोग खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे। विभा ने उस लड़की की मदद करना चाहा तो रानी ने उसे रोकते हुए कहा, भाभी, ये क्या कर रही हो? जब कोई इसकी मदद नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? रानी, ये क्या बोल रही हो तुम? अगर हमने इसकी हेल्प नहीं करी तो ये मर सकता है। लेकिन भाभी, पुलिस का झंझट कौन संभालेगा? पुलिस उल्टा हमसे ही सवाल जवाब करेगी। वो सब बाद में देखेंगे, पहले इसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। विभा और रानी उस लड़के की जान बचा लेती हैं और उन्हें घर आने में देर हो जाती है। शोभा उनसे पूछती है, तुम दोनों को इतनी देर क्यों हो गई आने में? देखो, शाम होने वाली है, लड़के वाले किसी भी समय आते होंगे। माँ, आपकी लाडली बहू की वजह से देर हो गई। मुझे आज पता चला भाभी को समाज सेवा का शौक भी है। रानी ने पूरी बात अपनी माँ को बता दी। शोभा ने बहू को डांटने की जगह उसकी तारीफ की। वो तीनों बात कर ही रहे थे, तभी साहिल वहां आकर कहता है, माँ, जो लड़का रानी को देखने आने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। ठीक तो है ना वो? हमें जल्दी उसे देखने जाना चाहिए। माँ, वो ठीक है। उसके घर वाले बता रहे थे कि 2 लड़कियों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया है। अगर वो उसे वक्त पर हॉस्पिटल ना लेकर जाते तो उसका बचना मुश्किल था। 2 लड़कियों ने? डार्लिंग, हमने भी आज एक लड़की का हॉस्पिटल पहुंचाया था। कहीं ये लड़का वही तो नहीं जो रानी से मिलने आ रहा था? सभी हॉस्पिटल पहुंचे तो ये लड़का वही निकला जिसकी जान विभा और रानी ने बचाई थी। सब ने दोनों की बहुत तारीफ की। रानी ने अपनी भाभी से माफी मांगते हुए कहा, भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपको गलत समझा। अगर आप ना होती तो मैं कभी भी किसी अनजान आदमी की मदद ना करती। डोंट क्राई डियर, हमें अच्छे काम करते रहने चाहिए। साहिल दोनों की बात सुनकर कहता है, देखा रानी, मैं कहता था ना, संस्कार चरित्र में दिखाई देते हैं, कपड़ों और भाषा में नहीं। इसीलिए कभी किसी के कपड़े देखकर उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनाना चाहिए। माँ जी, मैं तो कह रही हूँ आपको अभी ही, अगर हम हमारी प्रॉपर्टी के और हिस्से करते गए तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। किसी को चैन से अपना अपना हिस्सा नहीं मिल पाएगा और खुश भी नहीं हो पाएंगे। सही कह रही हो तुम काव्या बहू, पर इसके लिए हमें नित्यम की शादी किसी भोली भाली और सीधी सादी लड़की से करानी होगी, ताकि वो प्रॉपर्टी का हिस्सा ही ना मांगे। लेकिन इस कलयुग में हर लड़की मानो पटाखा है, सब होशियार है। बोलो मत, पटाखों में भी फुसके पटाखे होते हैं। ये है उर्मिला और उसकी बड़ी बहू काव्या। अब प्रॉपर्टी के ज्यादा हिस्से ना बटे, इसलिए ये दोनों आपस में ये तिगड़म लगा रहे हैं कि नित्यम, जो उर्मिला का छोटा बेटा है, उसके लिए कोई सीधी सादी बहू लेकर आए। अब देखते हैं इस जेठानी की देवरानी आने के बाद क्या होता है। आइडिया माँ जी, मेरे खुराफाती दिमाग में एक सॉलिड तरकीब आई है। हम हमारी ड्राइवर मनमोहन की बेटी राधिका से नित्यम की शादी करा देते हैं। वैसे आज तक उसे देखा तो नहीं है, लेकिन मनमोहन के मुंह से अब तक सिर्फ उसके बारे में ऐसी बातें ही सुनी है जो ये दर्शाती है कि वो एक नंबर की भोली भाली लड़की होगी। हाँ काव्या बहू, एकदम सही सुझाव है।
मैंने उस राधिका की तस्वीर देखी है, मनमोहन ने दिखाई थी एक दिन। बड़ी सुंदर है, शक्ल से ही सीधी लगती है। फिर क्या, काव्या और उर्मिला दोनों भी परिवार वाले एकत्रित होकर अपनी राय देते हैं, जिससे ससुर गोपीनाथ कहते हैं, लेकिन उर्मिला, काव्या बहू, माना कि मनमोहन हमारे यहाँ पिछले 10 साल से काम कर रहा है, लेकिन उसने आज तक राधिका से हमें मिलवाया नहीं, सिर्फ बातें ही सुनी है। काव्या का पति पार्थ भी कहता है, हाँ, और हमारे नित्यम के लिए हम और अच्छा रिश्ता भी तो ढूंढ सकते हैं। इतनी जल्दबाजी में ऐसे बड़े बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए। पार्थ, तू तो अपना मुंह बांधे रख। ड्राइवर की बेटी है तो क्या हुआ, पैसों से फर्क नहीं करना है हमें। हमारे नित्यम के लिए राधिका ही सही है। ये देख नित्यम, ये तस्वीर खुद ही देख ले तू। और सोचो नित्यम, जिस लड़की के बारे में बातें सुनकर ही इतना अच्छा लगता हो, वो असलियत में कितनी अच्छी और नेक दिल होगी। नित्यम, राधिका और तुम्हारी जोड़ी एकदम बेस्ट है। ज्यादा दिमाग को ना सोच वोच कर स्ट्रेस मत दो, बस हाँ कर दो जल्दी से। पहली नजर में ही राधिका को देख नित्यम को उससे प्यार हो जाता है। बाद में मनमोहन को राधिका और राधिका की माँ सुरेखा को भी बुलवाकर रिश्ता पक्का हो जाता है और राधिका और नित्यम की शादी हो जाती है। शादी के बाद उर्मिला और काव्या राधिका से नौकरानियों की तरह काम करवाते हैं। राधिका, माय डियर देवरानी, मेरे लिए खीर बना दोगी? मुझे ना आज बहुत मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का। खीर बनाने के बाद ना मेरा रूम साफ कर देना और पंखों की जालियां भी निकाल देना। वो क्या है ना, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है आज, इसलिए। और राधिका बहू, आज तुझे महीने भर के लिए सारे मसाले भी कूटने हैं और 56 भोग पकवान भी बनाने हैं। हमारे यहाँ रीत है कि नई बहू के हाथ के बने 56 पकवान को गरीबों में बांट दिया जाता है। ठीक है जेठानी जी, ठीक है माँ जी। और हाँ राधिका बहू, लगे हाथ जरा रसोई को भी साफ कर देना। वो राधिका से इतना काम कराते हैं, इतना काम कराते हैं कि वो बेचारी 1 मिनट तक सुकून और शांति से बैठ नहीं पाती। किचन की खिड़की से बाहर से मनमोहन अपनी बेटी को घंटों तक काम करते देखता है और उसके पास आकर कहता है, राधिका बेटा, दोपहर में जाते वक्त भी तू रसोई में काम कर रही थी। दिन के रात हो गए, तू पिछले 12 घंटों से रसोई में खड़े होकर काम कर रही है। बेटा, तूने कुछ खाया पिया कि नहीं? आप फिक्र मत कीजिए पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मनमोहन, जल्दी आओ, हमें लॉन्ड्री जाना है। जाइए पापा, ससुर जी आपको आवाज लगा रहे हैं। बेचारा मनमोहन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। वहीं सास उर्मिला और जिठानी काव्या राधिका से दिन रात नौकरानियों की तरह काम करवाती ही रहते हैं। लेकिन इस कहानी की असली विलन तो काव्या होती है। वो अपने देवर नित्यम से कुछ पेपर्स पर साइन कराने ले जाती है। देवर जी, ये इन पेपर्स पर जरा साइन कर दीजिए ना फटाफट। वो क्या है ना, मोहल्ले में होने वाले उत्सव की तैयारियों के लिए चंदा देने के पेपर्स हैं, इस पर साइन कर दीजिए। अब वो क्या है ना, पार्थ घर पर नहीं है, ससुर जी भी मंदिर गए हैं। नित्यम जो कि नाश्ता कर रहा होता है और किसी से फोन पे बात कर रहा होता है, वो तुरंत पेन उठाता है और बिना देखे पढ़े समझे वो उन पेपर्स पर साइन कर देता है। यहाँ करनी है ना भाभी? हाँ हाँ हाँ। असल में काव्या एफडी के पेपर्स पर नित्यम से साइन करा रही होती है और वो पेपर्स पर लिखे गए एफडी पर अपना हाथ रखती है ताकि जल्दबाजी में भी नित्यम की नजर उस पर ना जाए। तभी उर्मिला वहां आकर, क्यों रे नास पेटी, बहुत 7वें आसमान पे उड़ रही है ना इन कागजों को पकड़कर। क्या साइन कराया तूने नित्यम से? अरे कुछ भी तो नहीं माँ जी, वो मोहल्ले में उत्सव है ना, उससे रिलेटेड पेपर्स है। और मैं खुश इस बात से हूँ
क्योंकि हमारा देवरानी को नौकरानी बनाने का प्लान सफल हो रहा है। दो ताली। काव्या ये कहकर चली जाती है। वहीं उर्मिला को उसके बर्ताव पर शक होने लगता है। रसोई से छुपकर राधिका ये सारा तमाशा देख रही थी। धिंक चक्का रे। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। ये फाइनली नित्यम की एफडी मेरे नाम, काव्या के नाम। इन घर वालों को खबर भी नहीं कि इनके पीठ पीछे इनके साथ रहकर ही मैंने इनकी एफडी अकाउंट्स को अपने नाम कर लिया है। एक बार उर्मिला काव्या को कुछ पैसे देती है और कहती है, काव्या बहू, ये ले, ये पैसे तेरे ससुर जी ने दिए हैं। इनसे खाना पीना और बाकी खिलौने खरीद कर अनाथ आश्रम में भिजवा देना। नित्यम और पार्थ के पापा को भी कुछ ज्यादा ही दान पुण्य करने का चस्का लगा रहता है। क्या करें आप? ठीक है, कर दूंगी, दीजिए पैसे। लेकिन काव्या उन पैसों से अनाथ आश्रम में सामान भेजने के बजाय खुद ही शॉपिंग, स्पा और खाना पीना करके घूम फिर के घर आती है और एक दिन में ही सारे के सारे पैसे उड़ा देती है। लेकिन वो एक गलती कर देती है कि वो उस सब का बिल अपने पर्स में ही ले आती है और उसे इस बात की खबर भी नहीं रहती। अगले दिन उर्मिला जब काव्या से पूछती है, काव्या बहू, तुमने अनाथ आश्रम में भिजवा दिया ना सामान, जो कुछ भी मैंने कल तुमसे कहा था? अब हाँ माँ जी, सब कुछ भेज दिया है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है बेटा। साफ सफाई करते समय राधिका को काव्या की अलमारी से एफडी की पेपर्स और उसकी पर्स भी मिलती हैं और उसे पढ़कर राधिका एकदम से हैरान और दंग रह जाती है। ये क्या? इसका मतलब उस दिन जेठानी जी नित्यम जी से नाश्ता करते समय जिन पेपर्स पर साइन करवा रही थी, वो कोई मोहल्ले के उत्सव से मिलते जुलते पेपर्स नहीं, बल्कि एफडी अपने नाम करवाने के पेपर्स थे। और ये क्या? ये बिल, ये इतने सारे पैसे जो माँ जी ने जेठानी जी को दिए थे अनाथ आश्रम के लिए, वो सारे पैसे जेठानी जी ने एक ही दिन में खर्च करके उड़ा दिए। इतना बड़ा छल किया उन्होंने माँ जी के साथ। नहीं, अगर मैंने इस बात पे यूं ही पर्दा डाला और इस बात को छुपाया तो जेठानी जी और भी ज्यादा छल करती रहेंगी। मुझे फौरन जाकर माँ जी और बाकी घर वालों को ये बात बतानी होगी। राधिका जाकर सबको काव्या की सच्चाई बताती है और सब ये देखकर और सुनकर हैरान और हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे कल मुहे करम जली, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? शर्म की बात तुम कर रही हो उर्मिला। अरे तुमने भी तो इसी का साथ दिया था ना, और इसने क्या किया देखा अब? यार, मैंने तो इस राधिका को अनपढ़ और सीधी सादी समझा था, लेकिन ये तो पढ़ी लिखी और समझदार भी निकली। काव्या, ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने हमारे घर में ही आस्तीन का सांप पाल रखा था और हमें खबर भी नहीं थी। लेकिन जाने अनजाने में आपने जिस ड्राइवर की बेटी को बहू बनाकर लाया, वो एक अच्छी पढ़ी लिखी, समझदार और एक बहुत ही अच्छी धर्म पत्नी भी है। सॉरी राधिका बहू, मैंने लालच के प्रकोप में और इस कुलक्षणी के बहकावे में आकर न जाने तुम्हें कितना परेशान किया और नौकरानी की तरह तुमसे काम करवाया दिन रात। लेकिन अब से ये काव्या मेरी बहू नहीं, मेरी सिर्फ एक ही बहू है और वो है राधिका। सिर्फ इतना कहने से नहीं होगा, इतना सारा फ्रॉड किया है। मैं अभी पुलिस को फोन घुमाता हूँ। बहू हो या बेटी, गुनहगार होता है और सजा तो उसे मिलके ही रहती है। तभी अचानक से काव्या चालाकी से एफडी पेपर्स लेकर बाहर की तरफ भागती है। मनमोहन काका! सभी चिंतित हो जाते हैं। पापा? क्या हुआ मनमोहन को?
सभी बाहर गाड़ी की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि गाड़ी खाली है और काव्या भी भाग चुकी है। मनमोहन अंकल तो आज छुट्टी पे है। इसका मतलब वो चोरनी भाग गई। और इस तरह सबको चकमा देकर काव्या वहां से रफ चक्कर हो गई। विनीता, रेनू और कोमल में अक्सर लड़ाई होती है और उनकी लड़ाई का कारण है रसोई। तीनों की शादी एक ही घर में हुई है और उस घर में एक ही रसोई है। उन तीनों की सास सरोज अपनी बहुओं की इस आदत से बहुत परेशान रहती है। आइए जानते हैं कि सरोज अपनी बहुओं को कैसे सुधारेगी। आज माँ जी के लिए इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये कहते हुए विनीता सीधे किचन में चली गई और खाने की तैयारी करने लगी। इसके बाद कोमल भी किचन में आ गई। अरे विनीता दीदी, आप अकेली किचन में काम कर रही हो, मुझे बुला लिया हो तब मैं आपकी मदद करवा देती। अरे नहीं नहीं, रहने दो, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो सारा काम हो चुका है। हाँ, काम तो हो गया है, लेकिन किचन कितना सारा बिखरा पड़ा है। आप काम कम करती हो, सामान ज़्यादा बिखेरती हो। मैं आपके साथ किचन समेटने में आपकी मदद करती हूँ। जब मेरा सारा काम हो गया है तब तो तुम अपने कमरे से निकल कर बाहर आई हो, और वो महारानी रेनू, वो तो अभी भी नहीं आई। अब एक काम करो, किचन में समेट देती हूँ, तुम टेबल पर खाना लगा दो और सबको खाने के लिए बुला लो। कोमल वहाँ से चली जाती है और रेनू से जाकर कहती है, रेनू दीदी, खाना लग गया है, आ जाओ, विनीता दीदी बुला रही है। अरे इतनी जल्दी खाना भी बन गया, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारी मदद करा दी थी। खाना मैंने नहीं, विनीता दीदी ने बनाया है। विनीता दीदी बड़ी चालाक है, हर बार मुझसे पहले किचन में चली जाती है। हाँ, और खबर भी नहीं होने देती, और अपनी मर्जी का ही खाना बनाती है, ये नहीं कि एक बार हमसे भी पूछ ले। कल मैं ना विनीता दीदी से पहले ही रसोई में जाकर अपनी पसंद का खाना बना लूँगी। क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ कि क्या बनाया होगा आज खाने में दीदी ने। अरे अब यहाँ से चलोगी तभी तो पता चलेगा ना कि क्या बनाया होगा। रेनू और कोमल खाने के टेबल पर बैठ जाती हैं। तभी उनकी सास कहती हैं, आज खाना किसने बनाया है? विनीता दीदी ने बनाया है। क्या हुआ माँ जी, खाना अच्छा नहीं बना क्या? खाना तो तुम अच्छा बनाती हो, लेकिन आज तुमने लौकी की सब्जी बनाई है, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ, लौकी सबसे ज़्यादा विनीता दीदी को ही तो पसंद है। कल सुबह भी हमने लौकी ही खाई थी। तुम दोनों से कोई काम तो होता नहीं, मैं कर देती हूँ तो ताने मारती हो। दीदी, तुम किसी को काम करने दोगी तभी तो कोई काम करेगा ना। सुबह आंख मलते ही किचन पर कब्जा कर लेती हो। मैं किचन पर कब्जा कर लेती हूँ? रेनू, कितना झूठ बोलती हो तुम दोनों किचन की तरफ रुख भी नहीं करती। फिर जो मेरी समझ में आता है वो मैं बना लेती हूँ। तुम दोनों को तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। दीदी, आप बार बार हम दोनों का नाम क्यों ले रही हो? मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा। और रेनू गलत ही क्या कह रही है? आप किचन का पीछा छोड़ो, तभी तो हम इसे कोई किचन के दर्शन करेगा। जब तीनों बहुओं को बहुत देर हो गई लड़ते लड़ते, तो उनकी सास उन तीनों को डांटते हुए बोली, चुप रहो तुम तीनों, अपना अपना मुंह बंद कर लो, खाते समय भी चैन नहीं है तुम तीनों को। सास की बात सुनकर तीनों बहुएं चुप हो जाती है और खाना खाते हुए सोचती हैं, कल सुबह तो मैं जल्दी उठकर अपनी पसंद का कटलेट बनाऊंगी, फिर देखूंगी विनीता दीदी क्या करती हैं। कल का खाना तो मैं ही बनाऊंगी, और वो भी अपनी पसंद की भरता बैंगन। सबको वही बैंगन खाना होगा। देखती हूँ ये दोनों मेरे होते हुए किचन में कैसे आती हैं। खाना तो इनको वही खाना होगा जो मैं बनाऊंगी। अब तीनों बहुएं कल रसोई में प्रवेश को लेकर अपने अपने स्तर पर युद्ध की तैयारी करने लगी। और अगली सुबह कोमल जल्दी से उठकर रसोई घर में गई। लेकिन जैसे ही वो रसोई में गई तो वहां पहले से ही रेनू मौजूद थी।
अरे रेनू, रात भर सोई नहीं क्या, जो इतनी सुबह उठकर कटलेट बना रही हो? मैं तो रात को जल्दी सोई थी और सुबह जल्दी उठ गई। लेकिन आप ये बताओ कि इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? कोई खास बात है क्या? मैंने सोचा था सुबह जल्दी उठकर एग ब्रेड बनाऊंगी, लेकिन अब तो ये कटलेट ही खाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, नाश्ता बना लिया है तो लंच में भरमा बैंगन मैं बना दूंगी। हैं? बैंगन? बैंगन कौन खाएगा? वैसे भी बहुत भयानक बनाती हो। देखो, जो तुमने कटलेट्स बनाया ना, इससे भयानक तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक बार खाकर तो देखो मेरे हाथ के कटलेट, होश ठिकाने आ जाएंगी। तुम्हारे हाथ के कटलेट खाकर होश ठिकाने नहीं आते, बल्कि इंसान अपनी याददाश्त भूल जाता है। आप ना बार बार मेरी इंसल्ट कर रही हो। मैं आपकी नहीं, आपके कटलेट की इंसल्ट कर रही हूँ। इस तरह दोनों बहुओं में जमकर लड़ाई होने लगी और उनकी लड़ाई की आवाज़ सुनकर विनीता और सरोज किचन में आई। तुम दोनों क्यों सुबह सुबह चूहों की तरह लड़ रही हो? बस एक बिल्ली की कमी थी, अब तो वो भी पूरी हो गई। क्या कहा तुमने? कौन है बिल्ली? कोमल बिल्ली है, जिठानी ची बिल्ली है। मैंने कटलेट बना लिया है तो ये मुझसे लड़ रही हैं। कोमल बहू, क्यों लड़ रही हो? माँ जी, मैंने तो बस इतना कहा कि कटलेट तुमने बनाया है तो लंच में बैंगन मैं बनाऊंगी। आप ही बताओ मैंने क्या गलत कहा? ठीक है, लंच में बैंगन तुम बना लेना, लेकिन घर में बैंगन है ही नहीं। तुम नाश्ता करके बाजार चली जाओ और बैंगन ले आओ। कोमल ने ऐसा ही किया। वो बाजार चली गई और बैंगन लाकर बना दिए। विनीता और रेनू ने सोचा, मैंने नाश्ता और लंच तो इनकी मर्जी से कर लिया, लेकिन डिनर तो मैं ही बनाऊंगी। डिनर की तैयारी मैं अभी से शुरू कर देती हूँ। इन दोनों को रात को काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। रेनू ने ऐसा ही किया। रात के लिए राजमा पानी में डालकर रख दिया। विनीता को इस बात का पता भी नहीं था। उसने भी रात के लिए आलू उबाल कर रख दिए। अब कोमल को तो ये बात पता ही नहीं थी कि बाकी दोनों ने खाने की तैयारी पहले से कर ली है, तो उसने शिमला मिर्च और आलू काटना शुरू कर दिया। ये देखकर रेनू ने कहा, ये क्या कर रही हो? लगता है आंखें खराब हो गई है। रात के खाने के लिए सब्जी काट रही हूँ। नहीं नहीं, दिमाग खराब हो गया है। रात के खाने के लिए तो राजमा मैंने कप का पानी में भिगो कर रख दिया है। मैं राजमा चावल बनाऊंगी। ये तुमने क्या किया रेनू? मैंने तो आलू की सब्जी बनाने के लिए आलू को उबाल कर रख दिया है। अरे मुझसे भी कोई पूछेगा क्या, या अपने ही मन की करोगी? आज शिमला मिर्च आलू ही बनेंगे। नहीं, आज राजमा चावल बनेंगे। देखो, तुम दोनों मुझसे छोटी हो, तुम दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी। आज घर में आलू की सब्जी ही बनेगी। अब तीनों बहुओं में लड़ाई होने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर सरोज उनके पास आकर बोली, तुम तीनों अब क्यों लड़ रही हो? अब किस बात पर बहस हो रही है तुम तीनों में? तीनों बहुओं ने अपनी सास को सारी बात बता दी तो सास ने कहा, रेनू, तुमने नाश्ता बनाया था, कोमल तुमने लंच बनाया था, तो विनीता अब रात का खाना बनाएगी। और देखो, मैं तुम्हारी रोज रोज की लड़ाई से ना परेशान हो गई हूँ, इसलिए कल से तुम तीनों ऐसा ही करोगी। एक बहू सबके लिए नाश्ता बनाएगी, एक लंच और एक बहू डिनर। मगर माँ, मगर वगर कुछ नहीं, तुम तीनों आपस में ऐसे लड़ती हो जैसे देवरानी जेठानी नहीं, कोई पिछले जन्म की दुश्मन हो। सरोज अपना फरमान सुनाकर वहां से चली गई और तीनों बहुओं ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। एक बहू नाश्ता बनाती, दूसरी बहू लंच और तीसरी बहू डिनर। लेकिन लड़ना उनका तब भी बंद नहीं हुआ। बस फर्क इतना था कि पहले लड़ाई रसोई के अंदर होती थी और बाद में लड़ाई किचन के बाहर होने लगी। रेनू, नाश्ते में कटलेट के अलावा और कुछ नहीं बना सकती क्यों? या और कुछ बनाना आता ही नहीं? मेरे कटलेट पर बाद में उंगली उठाना, पहले अपने बैंगन के बारे में सोचो। कभी भरमा बैंगन, कभी बैंगन का भरता, कभी बैंगन के पकोड़े। अरे बैंगन के अलावा दुनिया में और भी सब्जियां हैं, लेकिन ये बात कौन समझाए आपको? रेनू की बात सुनकर विनीता हंसते हुए बोली, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही रेनू। अरे पर आप क्यों हंस रही हो विनीता दीदी? आपको भी तो लौकी और आलू के अलावा और कोई सब्जी पसंद नहीं है। विनीता ये सुनकर आग बबूला हो गई
और फिर क्या था, तीनों बहुओं में शब्दों के बाण शुरू हो गए। बेचारी सरोज तीनों बहुओं को आपस में लड़ता हुआ देख रही थी और परेशान होकर सोचने लगी। अब इनकी लड़ाई बंद कराने के लिए मैं क्या करूं? इस दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं, लेकिन मेरी बहुओं को आपस में मिलाना सबसे मुश्किल है, और दुनिया का सबसे बड़ा काम भी। आप ही बताइए मैं क्या करूं? अगर आपको सच में कुछ सूझता है ना, तो प्लीज सरोज जी की हेल्प कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि इनको क्या करना चाहिए। आपकी जवाब की प्रतीक्षा कर रही हूँ।